मैं डॉक्टर देविंदर सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। प्रकरण चंद्रगुप्त नाटक में देश, काल और वातावरण का चित्रण, दूसरा भाग। हम दूसरे भाग में चंद्रगुप्त नाटक में शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक वातावरण। उस युग में तक्षशिला जैसे विख्यात गुरुकुल शिक्षा के केंद्र थे। वहाँ बड़े बड़े विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा दिया करते थे। अर्थशास्त्र के साथ शस्त्र विद्या को भी शिक्षा दी जाती थी। शस्त्र विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। वहाँ मागध, मालव आदि विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन विद्यार्थियों का सारा खर्चा इन्हें भेजने वाले राज्य देते थे। शिक्षा समाप्त कर लेने के उपरांत स्नातकों को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। जो स्नातक चाणक्य के समान निर्धन होने के कारण धन के रूप में गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ रहते थे, उन्हें वहाँ कुछ समय तक शिक्षक बनकर गुरु दक्षिणा चुकानी पड़ती थी। वहाँ व्याकरण, शब्दशास्त्र, दर्शन आदि के प्रकांड विद्वान पढ़ाया करते थे और नए नए ग्रंथ रचा करते थे। वररुचि अर्थात कात्यायन जैसे उद्धत विद्वान को पाणिनि संबंधी अपना वार्तिक पूरा करने के लिए तक्षशिला जाना पड़ा था। इस गुरुकुल के शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। चाणक्य, सिंगरण, चंद्रगुप्त आदि इसके प्रमाण हैं। सिंगरण जैसे विद्यार्थी अध्ययन करते हुए भी अपने राज्य की ओर से वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते थे, अर्थात राजनीति भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग थी। गुरुकुलों का वातावरण स्वतंत्र और पवित्र होता था। वहाँ आचार्य की ही आज्ञा सर्वोपरि रहती थी। राजा या युवराज गुरुकुल में जाकर कैसा भी अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकते थे। इन्हें अपराध माना जाता था। आम्भिक द्वारा गुरुकुल में जाकर चाणक्य और सिंगरण के साथ अशिष्ट व्यवहार करने पर चाणक्य अलका को संबोधित कर जो बातें कहता है, उससे यह व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। चाणक्य कहता है, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लेवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहारों का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। चाणक्य जैसे सजग और भविष्य दृष्टा आचार्य राजनीति के मर्मज्ञ थे। वे गुरुकुल में पढ़ाने के साथ ही संपूर्ण आर्यावर्त की राजनीति पर गहरी नजर रखते थे। चाणक्य आम्भिक वाली घटना के संदर्भ में अपने दोनों शिष्यों सिंगरण और चंद्रगुप्त को समझाते और चेतावनी देते हुए कहता है, तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो, आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता के से पददलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार और नरेश आम्भिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनर नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण वह क्षुद्र हृदय आम्भिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। इन सब से अर्थ निकलता है कि प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही देश की व्यवहारिक राजनीति के सजग दृष्टा और प्रयोक्ता होते थे। आज की तरह उस समय विद्यार्थी समाज को व्यवहारिक राजनीति से दूर रहने के उपदेश नहीं दिए जाते थे। धार्मिक वातावरण। इस नाटक में इस युग की धार्मिक परिस्थिति का थोड़ा सा ही आंशिक चित्रण हुआ मिलता है। इसमें आए विवरण से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि उस समय मगध में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में हल्की सी प्रतिद्वंदता चल रही थी। समाज में ब्राह्मण धर्म अधिक लोकप्रिय और प्रचलित था। सामान्य नागरिक बौद्ध धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। मगध सम्राट नंद अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों धर्मों के अनुयायियों को परस्पर लड़वाता और अपना मतलब सिद्ध करता रहता था। वह कभी एक पर हाथ रख देता था, कभी दूसरे पर। मगध में बौद्ध विहार बने हुए थे। समाज से तिरस्कृत सुवासिनी जैसी स्त्रियां बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ब्राह्मण धर्म की विरोधिनी बन जाती थी। ब्राह्मण बौद्ध धर्म के कट्टर शत्रु थे। यह तथ्य उस व्यंग से स्पष्ट हो जाता है जो एक ब्राह्मण ने बौद्ध स्तूप से पूजा करके लौटती हुई सुवासिनी को देखकर किया था। कि वह कहता है, वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों को भी कमी नहीं है। इसी व्यंग से तिल मिलाकर सुवासिनी राक्षस से कहती है, मेरे कारण तुम्हें राज्य चक्र में बौद्ध धर्म का समर्थन करना होगा, अर्थात
उस युग में बौद्ध धर्म राज्याश्रय प्राप्त करने पर ही पनपने की आशा रखता था। प्राय समाज द्वारा उपेक्षित वर्ग ही इस धर्म को स्वीकार करता था, सामान्य जन उसके प्रति उदासीन था। बस इस नाटक में धार्मिक परिस्थिति का इतना सही रूप मिलता है। सामाजिक वातावरण। उस युग में समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। राजा क्षत्रिय होते थे और ब्राह्मण उनके अमात्य। नंद के सारे अमात्य सक्टार, वरुचि अर्थात कात्यायन, राक्षस ब्राह्मण ही थे। चंद्रगुप्त के अमात्य चाणक्य और राक्षस भी ब्राह्मण थे। समाज में ब्राह्मणों का सम्मान था। जब मगध का एक नागरिक राक्षस के लिए अपशब्द कहता है, दूसरा नागरिक से टोकता हुआ कहता है कि आर्य राक्षस कहे। ऐसे विद्वान कलावंत ब्राह्मण के प्रति हमें सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। मगध में राज्य की ओर से ब्राह्मणों की वृत्ति बंधी रहती थी, परंतु राजा नाराज होने पर उस वृत्ति को छीन लेता था। नंद ने चाणक्य के पिता ब्राह्मण चणक से रुष्ट हो उसकी वृत्ति छीन उसे मगध से निर्वासित कर दिया था। राजा क्षत्रिय होते थे, इस कारण अपने क्षत्रियत्व के दंभ में ब्राह्मणों का अपमान कर बैठते थे। पर्वतेश्वर ने चाणक्य का अपमान कर उसे अपने राज्य से चले जाने की आज्ञा दे दी थी। नंद ने चाणक्य से क्रुद्ध हो भरे दरबार में उसकी चोटी पकड़वा उसे घिसटवाया था और फिर कारागार में डलवा दिया था। उसने अपने अमात्य ब्राह्मण सक्टार को परिवार सहित अंधकूप में डाल देने की सजा भी दी थी। उस युग में आर्यावर्त के पश्चिमी प्रदेशों के पर्वतेश्वर जैसे मदान्ध शासक स्वयं को ही वीर और असली क्षत्रिय मान मगध सम्राट नंद को ब्रसल घोषित करते हुए उससे विवाह संबंध स्थापित करना अस्वीकार कर देते थे। यह जाति दम्भ का प्रतीक था। राजनीतिक कुचक रचकर राजाओं के जारज अर्थात अवैध पुत्र राजा बन जाते थे। महापद्म का जारज पुत्र नंद अपने पिता का वध कर मगध का सम्राट बन बैठा था। नंद और पर्वतेश्वर जैसे राजा विलासी होते थे। पर्वतेश्वर ने पहले अलका को फिर कल्याणी को अपनी रानी बनाने का प्रयत्न किया था। नंद के यहाँ तो विलास की का खुलकर नंगा नाच होता था। वह नगर के युवक युवतियों को अपने विलास कानन में आमंत्रित कर उनके साथ रंगरेलियां मनाया करता था, परंतु सामान्य जनता उनके इन कार्यों की कटु आलोचक थी। समाज में ललित कलाओं के प्रति अभिरुचि थी। सम्राट नंद की अपनी रंगशाला थी जिसमें अभिनय, नृत्य, संगीत आदि के प्रदर्शन हुआ करते थे। सुवासिनी के अभिनय पर मुग्ध हो उसे अपनी रंगशाला की रानी बना दिया था और राक्षस के अभिनय और संगीत से प्रसन्न हो उसे अपना अमात्य नियुक्त कर दिया था। सामान्य नागरिक भी संगीत, नृत्य, अभिनय आदि के शौकीन थे। नागरिकों द्वारा आग्रह किए जाने पर राक्षस और सुवासिनी ने कच्छ देवयानी का अभिनय किया था। जैसा कि हम पहले के आए, यह नाटक राजनीति प्रधान है, इसलिए इसमें सामाजिक स्थिति का अधिक विस्तृत चित्रण नहीं हो पाया है। इसमें हमें उसका थोड़ा सा ही अंश देखने को मिलता है। आर्थिक वातावरण। इस नाटक में तत्कालीन आर्थिक दशा का भी कोई स्पष्ट रूप नहीं उभर पाया है। केवल इतना ही ज्ञात होता है कि मगध जैसे राजतंत्रों की तुलना में गणतंत्रों की प्रजा अधिक संपन्न और सुखी थी। सिंधु जैसे गणतंत्र देश में धन की इतनी प्रचुरता थी कि वह धन को लेकर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, इसलिए वह न्यायालय तक नहीं थे। मगध जैसे राज्यों में ब्राह्मणों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। चाणक्य का पिता चणक राजकीय वृत्ति पर निर्वाह करने वाला एक निर्धन ब्राह्मण था। इसी कारण चाणक्य को अर्थाभाव के कारण अपनी गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए तक्षशिला के गुरुकुल में 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य करना पड़ा था। सुहासिनी जैसी अनाथ लड़कियों को अभिनय वृत्ति अपनाकर अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। सारांश यह है कि मगध के विलासी शासक अपनी शक्ति और धन के बल पर रंगरेलियां मनाते रहते थे और सामान्य जनता दुखी और अभावग्रस्त थी। निष्कर्ष। उस युग के आर्यावर्त की विभिन्न परिस्थितियों का उपयुक्त विश्लेषण उस युग की एक अच्छी खासी तस्वीर प्रस्तुत कर देते हैं। शासकों के विलासी, अहंकारी, अत्याचारी, लालची और द्वेषी होने के कारण ही राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। भारत के राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य और विग्रह ने देश को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस नाटक में देश की इस विषम स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए उस व्यापक राष्ट्रीय प्रयत्न का अंकन किया गया है जिसने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा कर एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली थी। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका जैसे व्यक्ति उस राष्ट्रीय संग्राम के प्रधान संचालक बनकर सामने आए थे। उनके कुशल नेतृत्व ने ही राष्ट्र की रक्षा की थी। चूँकि इस नाटक का मूल लक्ष्य इसी राष्ट्रीय संग्राम का चित्रण करना रहा है, इसी कारण इसमें तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का अंकन ही प्रमुखता पा गया है और राजनीतिक स्थिति का यह अंकन मूल रूप से इतिहास पर ही आधारित रहा है। नाटककार ने अपनी कल्पना द्वारा उसे एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयत्न का रूप प्रदान कर दिया है। वातावरण चित्रण की विश्वसनीय और यथार्थ रूप प्रदान करने में भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस नाटक की कथा आज से 2300 वर्ष पूर्व की है, इसलिए उस युग को साकार करने के लिए इसमें प्राय संस्कृत गर्भित प्रांजल हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया गया है।
इसमें पद सूचक शब्द जैसे अमात्य, बलाधिकृत, गणमुख्य, सेनापति, नरेश आदि, संबोधन सूचक जैसे आर्य, सौम्य, वत्स, सम्राट, महाराज आदि का प्रयोग कर ऐतिहासिक वातावरण का सृजन किया गया है। साथ ही प्रतिवेशी, स्नातक, नागरिक, चर आदि शब्द भी इस कार्य में सहायक रहे। समष्टि रूप से वातावरण चित्रण की दृष्टि से इस नाटक को एक उत्कृष्ट और सफल नाटक माना जा सकता है। धन्यवाद।